जी नमस्कार साथियों, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी खूबसूरत। आप लोग देखेंगे समझेंगे। और मैं आज ये फर्स्ट ईयर का तीसरा वीडियो कर रहा हूँ जो कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स का है और इसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, मैं अभी करा भी रहा हूँ, आप लोग जान भी रहे हैं, तो पढ़े समझे। सुबह में आपको 10 बजे के आसपास वीडियो मिल जाता है, ठीक है ना। तो अभी जुलाई भर जो भी लोग थ्योरी पूरा पढ़ चुके हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स में दे रहा हूँ। बाकी और टाइप्स का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, फिलअप, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, तो उसके लिए चैनल पर जाइए और चैनल पर बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स का, वो देखते रहें। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कहता है प्लाज्मा में कितने % पानी होता है। देखिए, ब्लड होता है। ब्लड में दो भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा का और एक होता है ब्लड कार्पसल्स का। ब्लड कार्पसल्स पूरे ब्लड का आपके जो है 40 से 45% होता है, ठीक है। और प्लाज्मा जो है 55 से 60% होता है ब्लड का, ठीक है। इस प्लाज्मा में 90% जल होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा में 90% क्या होगा, अपन जल होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों के बीच में कौन सा अंग स्थित होता है। तो दोनों टाइप से फेफड़े होते हैं, बीच में यहाँ पे हार्ट होता है, तो क्या होगा, हार्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा छिद्र हृदय में होता है, सब लोग जानते हैं, पढ़ा भी चुके हैं, फोरामेन ओवली, ठीक है ना। आगे है देख लीजिए, हॉयड अस्थि का आकार कैसा होता है। तो जो हॉयड अस्थि होता है, इसका आकार जो होता है घोड़े के नाल के समान, ठीक है, हॉर्स शू। आगे बढ़ता हूँ। जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन का मूल इकाई सेल होता है, सेल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं। देखिए, दूसरी सर्वाइकल को C2 बोलते हैं, एक्सिस को। और अगर आपसे पहला पूछ लेगा तो पहला होता है एटलस, C1, ठीक है, C1 C2, ओके। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। पहला पूछेगा कि पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन है, तो एटलस। दूसरा पूछेगा तो C2 एक्सिस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक समान वयस्क में गुर्दे की भार कितना होता है। देखिए, एक गुर्दे की भार 120 से लेकर 170 ग्राम होता है, ठीक है। तो एवरेज आपसे पूछेगा तो एवरेज 140 ग्राम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। एमिनो एसिड का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो एमिनो एसिड का अंतिम उत्पाद जो होता है वो अपना प्रोटीन बनता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, गर्भाशय के आंतरिक लेयर को क्या कहते हैं। तो इंडोमेट्रियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटी आंत में वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। देखिए, छोटी आंत पूछे या कहीं भी पूछे, वसा का पाचन जो करता है वो लाइपेज करता है, ठीक है, लाइपेज। अगर प्रोटीन का पूछेगा तो प्रोटीन का ट्रिप्सिन होगा या पेप्सिन होगा, ठीक है, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, शरीर के सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए कि शरीर के सबसे बड़ी तंत्रिका नर्व कौन सी है, ठीक है। आगे है, देख लीजिए यहाँ पे कि रक्त में शर्करा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित इंसुलिन करता है, सब लोग को पता है, ठीक है, पता भी होनी चाहिए। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जनक किसे करता है। तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के जनक जो होते हैं एंटनी वान ल्यूवेनहुक हैं, ठीक है, एंटनी वान ल्यूवेनहुक हैं, ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो आगे क्वेश्चन है, एटलस एवं एक्सिस वर्टिब्रा के मध्य की संधि को क्या कहते हैं। जो एटलस है, जो एक्सिस वर्टिब्रा है, इन दोनों के बीच जो संधि है इसे क्या कहते हैं। अभी न पढ़े हैं एटलस और एक्सिस के बारे में। तो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे हम लोग कौन सा ज्वाइंट कहते हैं, पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। आगे है, आँख की पारदर्शी संरचना को क्या कहते हैं। पारदर्शी मतलब होता है जो आर पार कर जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे है, लाइपेज किसका पाचन करता है। अभी मैंने बताया, वसा का पाचन, फैट का पाचन लाइपेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विवाह के बाद जब पति पत्नी के साथ देखिए, विवाह के बाद जब एक पति अपने पत्नी के साथ उसके ही माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे घर जमाई ऐसे हम लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे इसे हम लोग कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार, ठीक है, मैट्रिआर्कल फैमिली, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सॉरी, ये मैट्रिआर्कल नहीं होगा, मैट्रिलोकल फैमिली होगा, मातृस्थान परिवार, ठीक है, मातृस्थान परिवार। इनमें से क्या संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। तो देखिए, संयुक्त परिवार के विघटन का जो कारण होता है
ज्वाइंट फैमिली का जो टूटने का कारण होता है शहरीकरण, लोग शहर में भागते हैं, ठीक है, संस्कृति का अभाव होना, ठीक है, सीक्रेट गोपनीयता का और स्वतंत्रता की आवश्यकता। सब लोग चाहता है हम स्वतंत्र रहे, सब लोग चाहता है कि हम गोपनीयता से ऊपर उठे और लोग उसके लिए अलग हो जाते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी होगा, ठीक है, फिर ज्वाइंट फैमिली टूट जाता है। आगे है भारत में किसी भी धर्म का पालन व प्रसार करना इनमें से किस अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए भारत में आप अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो यह आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबको अपने अपने धर्म के प्रति स्वतंत्रता का अधिकार मिला है उसे मानने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1961 में पारित हुआ, याद रखिएगा, जिसमें दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। निम्नलिखित में कौन सी सकारात्मक संवेदना नहीं है? तो सकारात्मक संवेदना कौन नहीं है? एफेक्शन लगाव सकारात्मक है, मनोरंजन सकारात्मक है, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा सकारात्मक है, क्रोध आपका सकारात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का मूल तत्व नहीं है? समुदाय कम्युनिटी का मूल तत्व कौन नहीं है? पर्यावरण के साथ संबंध है तत्व। कानूनी बाध्यता ये नहीं होगा, किसी भी समुदाय में कानून का बाध्यता नहीं होता, ठीक है। अगर कानून के बाध्यता होता तो फिर समझिए किसका राज होता, ठीक है ना। हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो माय डियर, हिंदू विवाह अधिनियम जो लागू हुआ 18 मई 1955 को लागू हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किसने किया? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो विकसित किसने किया, तो इसका आप लोग जो है कमेंट करके बताएं इसका आंसर, ठीक है ना। आगे है पशु के व्यवहार से संबंधित मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एनिमल साइकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऐसी अवस्था जिसमें यादाश्त में कमी का अनुभव होता हो, तो जब यादाश्त में कमी का अनुभव होता है उसे हम लोग एमनेसिया बोलते हैं, स्मृति लोप, ओके। नृविज्ञान यानी नर विज्ञान का अध्ययन, यह मैन का अध्ययन करता है, ठीक है ना, मनुष्यों का अध्ययन नृविज्ञान में करते हैं, ठीक है ना। बुद्धि की गणना की पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो बुद्धि का गणना करने वाला जो स्केल है उसका आविष्कार साइमन और बिनेट ने किया था, ठीक है ना, साइमन बिनेट ने किया था, याद रखिएगा। आगे है किसी कार्य के निष्पादन में प्रवीणता, ठीक है ना, किसी भी कार्य के निष्पादन में प्रवीणता, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्किल से परिपूर्ण आपको जो है बहुत ही अच्छे से आप काम को करते हैं अगर आपके अंदर अच्छा स्किल है तो, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था जिसमें लोगों का विभाजन उनके स्तर के अनुसार होता है, तो देखिए सामाजिक व्यवस्था में जिसमें लोगों का विभाजन जो होता है उनके जाति के अनुसार होता है, ठीक है। आगे है अल्पता, देखिए अल्पतापता मतलब होता है हाइपोथर्मिया में तापमान क्या होता है? घटता है, याद रखिएगा क्या होगा? घट जाएगा, याद रखिएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे है अतिताप, हाइपोथर्मिया में बढ़ जाता है, याद रखिएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कौन सी कंपकंपी की अवस्था है? अब कंपकंपी में ठंडा भी लग सकता है, गर्म भी लग सकता है, पसीना भी आ सकता है, तो सभी अवस्था कंपकंपी में होता है, ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ, एक नाड़ी की लय नियमित हो किंतु आयतन कम एवं अधिक होता रहे तो उससे पल्स को क्या कहते हैं? देखिए एक नाड़ी है, एक पल्स है, उसकी रिदम नियमित है, रेगुलर है, किंतु उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वह कम और अधिक हो रहा है, तो उस पल्स को क्या कहते हैं? तो उस पल्स को हम लोग कहते हैं पल्स अल्टरनेंस, ठीक है ना, एकांतरित पल्स यानी पल्स अल्टरनेंस, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है मूत्र परीक्षण के लिए मूत्र इकट्ठा करने का उचित समय। देखिए मूत्र परीक्षण के लिए मूत्र इकट्ठा करने का उचित समय क्या है? तो हम कई बार बता चुके हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में यूरिन का सैंपल लिया जाता है जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है यूरिन का? तो मैंने कई बार बता चुका हूँ 1.010 से लेकर 1.030 होता है, ठीक है। इसके बीच में जो भी आ जाए वो आपका राइट हो जाएगा, देख लीजिए। आगे है एसिटिक के, देख लीजिए एसिटिक अम्ल के साथ किया मूत्र परीक्षण जिसकी जांच के लिए किया जाता है। एसिटिक अम्ल के साथ मूत्र परीक्षण किसके जांच के लिए किया जाता है? तो एल्बुमिन के जांच के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एनीमा देते समय रोगी को उपयुक्त स्थिति होती है, कौन सी स्थिति होती है? तो स्थिति होती है लेफ्ट लैटरल पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी। आगे है एनीमा की थैली और मलाशय के बीच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जो हम लोग लगाते हैं ना, एनीमा बैग होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है, वही लिक्विड जो है अंदर जाता है मलाशय में,
तो एनीमा की थैली और मलाशय की जो बैग है उसके बीच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो लगभग ये 12 से 14 इंच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, किसी रोगी को सोडियम युक्त आहार प्रतिबंधित है, तो सबसे ज़्यादा जो सोडियम युक्त आहार प्रतिबंधित है वो हृदय रोगी को जिसका रक्तचाप बढ़ा हुआ हो, किडनी रोगी, लीवर रोगी, इन सब में जो है सोडियम युक्त आहार प्रतिबंध होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर किडनी होगा, समझ गए, होगा तो इसमें लीवर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा किडनी होगा। आगे बढ़ते हैं, पेरेनियल भाग को गर्म पानी से सिकाई करने को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, सीज बाथ जो होता है, हम पढ़ा भी चुके हैं। सीज बाथ में जो है क्या होता है कि उसमें पेरेनियल भाग की सिकाई जो है की जाती है, ठीक है ना, सीज बाथ के जरिए। आगे है सक्रिय व्यायाम, जिसे एक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें रोगी जो है स्वयं करता है, जैसे कोई ट्रेनर, कोई नर्स या कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट बता दिए एक बार, तो इसमें मरीज खुद से वो एक्सरसाइज करने लगता है। लेकिन पैसिव वाला में मरीज को करवाना पड़ता है, किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है कराने के लिए, तो पैसिव होता है, ठीक है। सूरज की रोशनी एक अच्छा स्रोत है किसका? तो वो है स्टरलाइजेशन का, कीटाणुनाशन का, ठीक है। होठों के सूखकर फटने या पपड़ी जमने को क्या कहते हैं? जो ओठ होता है, होठ, इसके सूखना, पपड़ी जमना क्या कहलाता है? तो इसे केलियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, मुंह की सफाई में प्रयोग करते समय पोटेशियम परमैंगनेट का अनुपात कितना होता है? तो 1:5000 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है, स्पंज बात के लिए ये भी पढ़ा ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव बिंदु है? इनमें कौन सा प्रेशर पॉइंट है? तो स्कैपुला भी प्रेशर पॉइंट है, एल्बो भी प्रेशर पॉइंट है, और कान के साइड से अगर आप साइड से सोते हैं तो कान भी दबता है, तो ये भी प्रेशर पॉइंट है जिससे घाव होता है। खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्यों, न्यूट्रिटिव वैल्यू को बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए हमें? तो न्यूट्रिशन के न्यूट्रिटिव बना रहे उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम करते हैं, उबालते हैं। गलत, उबालने से बहुत सारा पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दबाव युक्त वाष्प में रखते हैं, इससे भी समस्या। तेल आदि में सेकते हैं, इससे भी समस्या होगा। तो इनमें से कोई काम नहीं करेंगे हम, पोषक तत्व खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं। विटामिन सी के सबसे अधिक मात्रा देने वाला फल जो है इनमें आंवला होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, रक्तस्राव प्रतिकारक एंटी हेमोरोजिक फैक्टर के नाम से प्रसिद्ध विटामिन कौन सा है? तो एंटी हेमोरोजिक, जो हेमरेज को रोकता हो, रक्तस्राव को, वह विटामिन के है, ऑप्शन नंबर बी है। चेचक के टीके का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो कौन किया? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, याद रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन करके हम बच्चों में होने से नहीं रोक सकते हैं। क्या होने से नहीं रोक सकते हैं? अगर हम टीकाकरण कर दिए फिर भी बच्चा में वो चीज़ें होने से हम नहीं रोक सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं? तो देखिए, जॉन्डिस को रोक सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस रोक सकते हैं, डिप्थीरिया रोक सकते हैं, क्योंकि इस सब का टीका आता है। लेकिन जॉन्डिस का कोई टीका नहीं आता है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, खाने के पदार्थों में वसा की अत्यधिक मात्रा लेने से उत्पन्न होता है क्या? अगर खाने में आप ज़्यादा फैट लेते हैं तो उससे क्या होगा? तो उससे मोटापा होगा, हृदय का रोग होगा, ठीक है ना, यही सब चीज़ें होता है। आगे बढ़ते हैं, संधिपादों द्वारा रोग संचरण किया जाता है। देखिए, संधिपादों द्वारा रोग संचरण किया जाता है, ठीक है। कैसे रोग संचरण किया जाता है? तो रोग संचरण किया जाता है मैकेनिकल कॉन्टैक्ट से भी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी, और बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन से भी, यानी इनमें से सभी। तो जो अपन संधिपादों है, संधिपाद द्वारा जो रोग का फैलना होता है, ये सभी तरीके से फैल सकता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एंजाइम की भूमिका निभाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में कौन सा एंजाइम जो है सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है? तो वो विटामिन जो होता है, वो विटामिन बी ग्रुप, जितने भी बी ग्रुप के विटामिन है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाता है। इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्ष 2000 में हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए जो स्वास्थ्य था उसका उद्देश्य क्या था? तो हेल्थ फॉर ऑल का जो उद्देश्य था कि समुदाय में भागीदारी, विश्व की जनसंख्या को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत लाना, स्वास्थ्य से जुड़े अन्य क्षेत्रों का समन्वय करना, तो इसलिए इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है।
आगे है, पकी हुई हरी सब्जियों से पानी निकालकर हम क्या करते हैं? उनके खनिजों और विटामिन से वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनके खनिजों और प्रोटीन से वंचित रह जाते हैं। गलत, प्रोटीन नहीं होता है। उनमें विटामिन और वसा से वंचित रह जाते हैं। गलत, उनकी प्रोटीन और शर्करा तो होगा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब सब्जी होता है, सब्जी में खनिज और विटामिन होता है और इसको निकालने से हम जो है इससे वंचित रह जाते हैं। परिवारों के कार्यों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है कौन? शहरीकरण भी, औद्योगिकरण, दोनों परिवार के कार्यों को जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे है, शिशु विद्यालय एलिमेंट्री स्कूल में प्रथम 3 वर्ष तक स्वास्थ्य विद्या संबंधी निर्देशों द्वारा, हाइजीन इंस्ट्रक्शन द्वारा क्या करते हैं हम लोग? तो करते ही हैं कि स्वास्थ्यकर प्रवृत्तियों, हेल्थ हैबिट्स के कारणों पर बल देना चाहिए, प्राथमिक शारीरिक सिद्धांतों पर बल देना चाहिए, दैनिक जीवन की कहानियों और वास्तविक उदाहरणों को चरित्रित करना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो करना यही चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, दैनिक जीवन की कहानियों और वास्तविक उदाहरणों से चरित्रित करना चाहिए ताकि बच्चा समझ सके। नेत्र पीड़ा, सौर आई से संक्रमित को क्या परामर्श देंगे? तो नेत्र में अगर कोई पीड़ा है, इन्फेक्शन है, तो हम उसको यही देंगे कि एक अलग तौलिया का उपयोग करें। जिसको भी आँख में इन्फेक्शन हो, आँख में समस्या हो, तो सबको अपना अपना एक अलग टॉवेल रखना चाहिए ताकि उससे किसी को और इन्फेक्शन अगर हो तो ना फैले। ठीक है, 1000 लीटर पानी के बीच संक्रमण के लिए अच्छी किस्म का ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए? अगर 1000 अगर आपको पानी 1000 लीटर पानी को अगर शुद्ध करना है तो कितना ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर में 30% जो है आपके क्लोरीन भी मिला होता है, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। तो 1000 लीटर के लिए हमें 5 ग्राम जो है चाहिए। ठीक है, 4 से 5 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, संतुलित आहार क्या होता है? देखिए, बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें न्यूनतम मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, सभी आवश्यक पोषक तत्वों की दैनिक मांग को जो पूरा करता हो वही बैलेंस डाइट होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक में प्रोटीन है, एक में विटामिन है ही नहीं, एक में फलान चीज़ है, एक में चिलान चीज़ है ही नहीं, तो ये बैलेंस डाइट नहीं होता है। आगे है, रीता को आयरन की अच्छी आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? खाना में अंडे को योल्क पर्याप्त लेने का परामर्श, ठीक है, दूध लेने का परामर्श, संतरे का रस और दही पर्याप्त। तो अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उसमें काफ़ी अच्छा आयरन पाया जाता है। ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, भोजन बनाने में बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है? विटामिन नष्ट हो जाते हैं, शर्करा नष्ट हो जाता है, प्रोटीन नष्ट हो जाता है, वसा नष्ट हो जाता है। तो भोजन में बेकिंग सोडा डालने से कार्बोहाइड्रेट नष्ट हो जाता है। तो माय डियर, इस प्रकार से मैंने आज आपको 50+ क्वेश्चन करा दिया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।